बहनों और भाइयों, आप इतने समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भूपेश बघेल जी, कुलदीप राठौर जी, धनीराम शांडिल जी, एआईसीसी के सारे सचिव और यहाँ पे उपस्थित तमाम नेतागण, कार्यकर्तागण, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ आने से पहले मैं माता शूलिनी के मंदिर में गई, इसीलिए इस सभा को सबसे पहले हम शूलिनी माता की जय बोल के शुरू करते हैं। आप मेरे साथ कहिए, माँ शूलिनी की, माँ शूलिनी की जय, माँ शूलिनी की जय। कई नेताओं ने इंदिरा जी की जिक्र किया। इंदिरा जी का हिमाचल प्रदेश से बहुत लगाव था। यहाँ के पहाड़ों, हिमालय पर्वतों का उनके साथ मैं कह सकती हूँ एक आध्यात्मिक जुड़ाव था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि जब वे शहीद हुए, उससे कुछ समय पहले शायद उनको मालूम था कि शहीद होने वाली हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को एक पत्र में ये लिखकर कहा कि मेरी अस्थियां सिर्फ संगम में नहीं विसर्जित करना, वहां जरूर करिए, लेकिन कुछ अस्थियां हिमालय के पर्वतों पर भी बिखेर देना। और उनकी शहीद होने के बाद मेरे पिताजी ने ये उनकी इच्छा पूरी की। तो ये जो हिमालय के पर्वत यहां से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है, तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं। मैंने जब यहां घर बनाया शिमला के पास मशोबरा में, तो इसीलिए बनाया क्योंकि इंदिरा जी की एक छोटी सी निजी ख्वाहिश थी। उनका ये सपना था, उन्होंने हमें बहुत बार कहा कि जब मैं रिटायर होंगी तो मैं मशोबरा में एक घर बनाना चाहती हूँ और वहीं पे मैं रिटायर होंगी। लेकिन रिटायर होने से पहले ही वो शहीद हो गई। वो बताती थी कि 25 जनवरी 1971 में जब हिमाचल का प्रदेश बना, तब वो यहाँ आई आप सबसे बातचीत करने के लिए, तो भारी बर्फ पड़ी थी और बोलते बोलते सभा के दौरान भी बर्फ पड़ रही थी, लेकिन ना आप हिले ना इंदिरा गांधी हिली। और उन्होंने हिमाचल को प्रदेश इसलिए बनाया क्योंकि वो आपके हुनर को, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को पहचानती थी। अक्सर कहती थी कि आपकी हिम्मत, आपका हौसला पहाड़ जैसा विशाल है। जब हिमाचल प्रदेश बना तो उन्होंने शुरुआत की, शिमला में आकर सभा में ऐलान किया कि ये प्रदेश बनेगा। बहुत लोगों ने आलोचना की, उसमें कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में भी हैं। उस समय बहुत आलोचना हुई कि ये प्रदेश बना तो दिया इन्होंने, ये चलेगा कैसे, पैसा कहां से आएगा, आगे कैसे बढ़ेगा ये प्रदेश। लेकिन इंदिरा जी पीछे नहीं हटी। वो इसलिए पीछे नहीं हटी क्योंकि वो आपके हौसले को, आपके हुनर को पहचानती थी, उसका सम्मान करती थी। उनको मालूम था कि ये प्रदेश आप चलाएंगे, कि इस प्रदेश को आप बनाएंगे। और उसी तरह से जो पहले मुख्यमंत्री जी वाईएस परमार जी थे, उन्होंने आपकी सहायता के साथ, आपके सहयोग के साथ ये प्रदेश बनाया। इस प्रदेश को किसने बनाया? सिर्फ किसी एक पार्टी ने नहीं, एक सरकार ने नहीं,
इस प्रदेश को यहाँ के कर्मचारियों ने बनाया, इस प्रदेश को यहाँ के युवाओं ने अपनी मेहनत से बनाया, यहाँ की महिलाओं ने बनाया जो दिन रात काम करती हैं। इस प्रदेश को यहाँ के वीरों ने बनाया जो सीमा पर हमारी सुरक्षा करते हैं और यहाँ पर अपनी आमदनी भेजते हैं। ये प्रदेश आपका है। तो आज ये चुनावी सभा नहीं है, ये एक सोचने का समय है, मंथन करने का समय है कि ये प्रदेश जो आपने बनाया, आगे बढ़कर इसका क्या होगा। जिन लोगों की मेहनत के बल पर आज इस प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ केयर की कुछ सुविधाएं हैं, सड़कें बनी, विकास हुआ, ये आप सब ने किया। अब आपके भविष्य को क्या होगा, ये समय है कि आप इसके बारे में सोचें। अगर आप देखें तो ये 5 साल जो बीते हैं, इसमें भाजपा की सरकार ने आपके लिए क्या किया। और मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूं कि ये चुनाव है तो आलोचना करनी ही है, कि ये चुनाव है हम इस तरफ है वो उस तरफ है तो हाँ उनकी बुराई करनी है। नहीं, मैं एक वास्तविकता आपको बताना चाहती हूं। कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। आज कहाँ है? धरने पे बैठे हैं, महीनों से धरने पे बैठे हैं, सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया। और धरने पे क्यों बैठे हैं? मैंने पूछा, अभी यहां आने से पहले मैं रुकी थी, उनसे बातचीत हुई, क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। जब पेंशन को, पुराने पेंशन को देने की बात होती है तो क्या जवाब मिलता है इनसे? कहते हैं पैसा ही नहीं है। आप सब ये कहते हैं इकोनॉमी खराब हो जाएगी, पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, आपके पास कर्मचारियों के पेंशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति मित्र जो हैं आपके, उनके लोन आप माफ कर देते हैं, उनको तमाम पीएसयू पकड़ा देते हैं, उनको कोल्ड स्टोरेज दिलवा देते हैं। सेब के दाम, फसल के दाम वो तय करेंगे, और जो मेहनत कर रहा है कर्मचारी, उसके लिए आपके पास न समय है और ना आपके पास पैसा है, और आप अपने मुंह से कहते हैं ये। तो मैं पूछना चाहती हूं कि इस प्रदेश के भविष्य का क्या होगा अगर एक ऐसी सरकार चलेगी जो कर्मचारी को नहीं मानती, उसका सम्मान नहीं करती, लेकिन सिर्फ अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का सम्मान करती है। चलिए, कर्मचारियों की बात हुई, अब युवाओं की बात करते हैं। युवाओं की क्या हालात है यहाँ? 63,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद खाली हैं, 5 सालों से खाली हैं, भरे नहीं जा रहे हैं। नौजवान बेरोजगार हैं, यहाँ पे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं जिससे मिलती हूं, बीए पास, एमए पास, नौकरी है, रोजगार है? नहीं है जी, यही जवाब मिलता है। तो जो अपने भविष्य के लिए एक नौजवान ये उम्मीद नहीं रख सकता, जो मेरी नौजवान बहनें पढ़ती हैं, लिखती हैं, आप सब उनकी परवरिश करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उनको नौकरी मिलेगी, तो कैसी सरकार है ये? न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न कर्मचारियों के लिए है। बागबानों को देखिए, आज जैसे मैंने कहा, फसल के दाम, सेब के दाम, आप यहां पे टमाटर उगाते हैं, मशरूम उगाते हैं, इस सब के दाम बड़े बड़े उद्योगपति तय करेंगे। आपको अपने फसल का दाम नहीं मिलना चाहिए। इसी तरह से छोटे व्यापारियों को देखिए, छोटे व्यापारी से पूछिए क्या आपकी तरक्की हुई है 5 सालों में? सब सर हिलाएंगे, तरक्की नहीं हुई। तरक्की इसलिए नहीं हुई क्योंकि जीएसटी लागू हुआ, कोरोना आया, कोरोना में सहायता नहीं हुई आपकी, लेकिन हाँ पीपीई पे घोटाला जरूर हुआ।
युवा को रोजगार नहीं दिया, लेकिन पुलिस भर्ती में आपने घोटाला किया, यूनिवर्सिटी के इम्तिहानों में आपने घोटाला किया। तो ये सरकार है पिछले 5 सालों से, किसी का फायदा नहीं हुआ है। ये कहते हैं ना कि रिवाज बदलना चाहते हैं, मैं तो कहती हूं रिवाज आपने बदल दिया। जो कांग्रेस की सरकार यहां थी, जो सरकारें थी, इतने समय से जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो वाईएस परमार जी हों, चाहे वो रामलाल ठाकुर जी हों, चाहे वो वीरभद्र सिंह जी हों, सबने वही इंदिरा जी का जो आध्यात्मिक रिश्ता है आपके साथ, जो दिल का रिश्ता है आपके साथ, वो रिश्ता निभाया, विकास कराया, शिक्षा के संस्थान बनाए, आपकी तरक्की के लिए काम किया। उस रिश्ते को इन्होंने, उस रिवाज को उन्होंने बदल डाला है। इंतजार मत करिए कि रिवाज बदलेगा, रिवाज ये 5 साल पहले बदल चुके हैं। और क्या किया इन्होंने? इन्होंने आपको देने के बजाय आपसे छीना। छोटे दुकानदारों पर जीएसटी डालकर कमाई छीनी, बागबानों पर इन्होंने तमाम ये मुश्किलें डालकर बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए आपकी कमाई छीनी। ये छोड़िए, युवा उम्मीद रखता था कि भर्ती होगा आर्मी में, फोर्सेस में, और आज उन्होंने अग्निवीर ले आए। अब वो अग्निवीर ले आए। अगर आप अपनी फौजियों को, अपने जो देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हैं, उनको आप ठेके पे आप रखेंगे, 3-4 महीनों के, सालों के बाद बस खत्म बात, उनको पेंशन नहीं मिलेगा, उनको ठीक से सैलरी नहीं मिलेगी। सिर्फ लिया है आपसे, छीना है आपसे। अरे महिलाओं से मेरी बहनें बैठी हुई हैं, आपको तो गैस सिलेंडर कहते हैं कि दिया, 1000 रुपए का गैस सिलेंडर कौन खरीदेगा, वो भी आपसे छीन लिया है। युवाओं का भविष्य छीना है, छोटे दुकानदारों की कमाई छीनी है, किसानों बागबानों की कमाई छीनी है, पेंशन छीना है। क्या आप ऐसी सरकार चाहते हैं? आप बताइए, क्या आप बदलाव चाहते हैं? चाहते हैं कि नहीं? जोर से बोलिए। चाहते हैं। जिससे मैं मिलती हूं वो कहते हैं मुझे, हम बदलाव चाहते हैं, थक गए हैं हम। आपके जो मुख्यमंत्री थे हमारे लिए काम करते थे, यहां घोटाले पे घोटाला हो रहा है। लेकिन सिर्फ इनके बारे में नकारात्मक बात करने के लिए नहीं आई हूं मैं आपसे कहना चाहती हूं कि कांग्रेस आपके लिए क्या गारंटी दे रही है, क्या कह रही है, क्या करना चाहती है। मैंने युवाओं की बात की। देखिए, एक देश, एक प्रदेश के लिए युवाओं से ज्यादा जरूरी, ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। आपके भविष्य मजबूत होंगे तो प्रदेश आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमने तय किया है, और ये मैं यहां इस मंच पे खड़े होकर आपको गारंटी दे रही हूं कि जब हमारी सरकार आएगी, मुख्यमंत्री जी बैठे थे, उनको जाना पड़ा, उन्होंने कहा था अभी आपके सामने कि उनकी सरकार बनी, और जो वचन उन्होंने चुनाव में किया था कि किसानों के कर्ज माफ होंगे, वो 3 घंटों के अंदर अंदर सरकार बनने के बाद वो वचन उन्होंने पूरा करना शुरू किया। आज यहां पे खड़े होते हुए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जब कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी तो 2 निर्णय एकदम पहले मंत्रिमंडल की बैठक पे होंगे। सबसे पहला, 1 लाख जो सरकारी नौकरियां हैं, जो पद हैं, वो भरे जाएंगे और वो नौकरियां मिलेंगी आपको। कुल मिलाकर 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। दूसरी चीज कि ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा।
क्योंकि ये उनका हक है, उनका अधिकार है जो उनसे छीना गया है। यहाँ पे तमाम युवा हैं, पिछले 5 सालों में नौकरी आपको मिली नहीं, रोजगार आपको मिला नहीं, लेकिन मेरे सुनने में आया है कि यहाँ पे ड्रग्स बहुत फैले हैं। एक ड्रग पॉलिसी बनेगी और डी एडिक्शन सेंटर हर जगह लगवाए जाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा पूरा जोर रोजगार दिलवाने में जाएगा और 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनवाएंगे। जो नौजवान अपनी अपना छोटा सा व्यापार शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप करना चाहता है, उसको 0% ब्याज पर यह लोन मिलेगा और इसके लिए एक अलग से फंड बनेगा। जो सरकारी और पब्लिक प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें हिमाचल के रहने वालों को रोजगार की अहमियत मिलेगी। सबसे पहले आपको रोजगार मिलेगा। हर विधानसभा में हम कम से कम 4 इंग्लिश मीडियम पाठशाला बनवाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि वीरभद्र सिंह जी ने शिक्षा के लिए कितना काम किया प्रदेश में। आज अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, अगर हर नौजवान युवा युवती पढ़ी लिखी है, तो हम कह सकते हैं और गर्व से कह सकते हैं कि ये काम वीरभद्र जी ने करवाया था। मेरी बहनें यहां बैठी हुई हैं, मैं जानती हूं कि कितना कठिन जीवन है। हर परिस्थितियों में आप गृहस्थी भी संभालती हैं, बाहर काम भी करती हैं, खेती भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं। और जब मैं आप सबको देखती हूं तो इतना गर्व होता है आप पे कि आप इतनी दृढ़ता से बगलामुखी माँ की शक्ति से, माँ ज्वाला जी की शक्ति से, माँ नैना देवी जी की शक्ति से आप काम करती हैं, आप आगे बढ़ती हैं, चाहे कोई भी परिस्थितियां हों। हम चाहते हैं कि ये जो महंगाई की परिस्थिति है, जिससे आपको इतनी मुश्किलें हुई हैं इन 5 सालों में, इनका सामना करने के लिए आपको कुछ मदद मिले। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे, हर माह दिए जाएंगे। ये आपके संघर्ष की पहचान है। हम पहचानते हैं और सम्मान करते हैं आपका। हम चाहते हैं कि आपको अपने संघर्ष में मदद मिले, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि आप सब पढ़ लिख कर घर बैठे। हम चाहते हैं कि युवतियां भी पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ी हो पाए, आपको भी रोजगार मिले, आप भी जिम्मेदारी संभालें। इसीलिए सरकारी रोजगार की बात जब होती है तो हम महिलाओं को भी इसमें हम मदद करना चाहते हैं। मैं जानती हूं कि तकरीबन हर जगह एक मोबाइल क्लिनिक है। ये स्वास्थ्य का काम भी कांग्रेस की सरकारों में शुरू हुआ था, लेकिन आज पिछले 5 सालों से ये हुआ है कि ये रेफरल सेंटर जैसे बन गए हैं। आज आप वहां पे अगर किसी चीज के लिए जाते हैं तो छोटी मोटी दवाइयां मिलती हैं, लेकिन ठीक से अगर कोई बड़ा इलाज करना हो या कोई बड़ी समस्या हो तो वहां पे इलाज नहीं होता। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आने वाले समय में हम उन पीएचसीज को मजबूत बनाएं ताकि आपको इलाज वहीं पे मिले, अच्छी दवाइयां, अच्छी सुविधाएं मिले। जैसे मैंने कहा, बागबानों को फसल का दाम, अपने सेबों का, मशरूम, टमाटर का दाम खुद तय करने का हक होना चाहिए। ये हक हम आपको देना चाहते हैं। हम बड़े बड़े उद्योगपतियों के फायदे के लिए आपका नुकसान कभी नहीं करवा सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो आपके और हमारे बीच, जो आपके और कांग्रेस पार्टी के बीच में रिश्ता है, वो एक बहुत गहरा प्रेम भरा रिश्ता है, एक निष्ठा का रिश्ता है। और हम चाहते हैं कि वो रिश्ता हमारे एक एक नेता निभाएं। और मैं आप सबसे भी अपील करती हूं कि एकजुट होकर ये चुनाव लड़िए, एकता दिखाइए, पार्टी को मजबूत करिए
ताकि हिमाचल प्रदेश मजबूत हो। यहाँ सोलन में ये निर्णय लिया गया है कांग्रेस पार्टी में कि यहाँ पे एक बड़ा फूड प्रोसेसिंग पार्क खुलवाया जाए। ये फूड प्रोसेसिंग पार्क ऐसा होगा कि यहाँ पे जैसे अगर आप टमाटर उगाते हैं तो उसको प्रोसेस करना, केचप बनाना, दूसरी उसकी चीजें बनाना यहाँ पे हो सकती हैं और यहीं से फिर वो पूरे देश में जा सकती हैं। तो इसके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा और इसके लिए खास फंड हम देना चाहते हैं। अब आप कहेंगे कि देखिए, वचन तो सब करते हैं चुनाव में, हमें कैसे मालूम कि जो आप कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। मैंने भी देखा है, मैं सालों से यहाँ से गुजरती हूँ, आपने भी मुझे देखा होगा, अक्सर हर 1.5-2 महीने में यहाँ से गुजरती हूँ। मुझे याद है पिछले चुनाव में भाजपा के जो लोग थे उन्होंने कहा था कि यहाँ से हाईवे शिमला तक बनेगी। अब 4.5 साल से मैं जब ये हाईवे पे आती हूँ तो मुझे लैंडस्लाइड दिखता है, पेड़ कटे हुए पड़े हैं, कहीं पे काम रुका हुआ है, जैम है, लेकिन हाईवे नहीं बन रही थी। 6 महीने पहले जब मैं आई तो मैंने देखा कि अचानक काम शुरू, अचानक बहुत तेजी से हो रहा है, खूब धूल उड़ रही है, खूब बुलडोजर लगे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मैंने सोचा ये तो जरूर चुनाव के लिए होगा। इसी तरह से उन्होंने कहा शिमला में हवाई अड्डा चालू हो जाएगा, ये पिछले चुनाव से पहले नहीं हुआ। हर बार मैं चेक करती थी कि भाई फ्लाइट चालू हुई, नहीं हुई। कब चालू हुई? 2 महीने पहले। 2 महीने पहले, क्योंकि अब अगला चुनाव आ रहा है। अब आप कहेंगे कि सारे नेता ऐसे ही करते हैं, आप में कौन सी खूबी है? मैं कहना चाहती हूं कि हमारी सरकारें देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री खड़े थे आपके सामने, क्या कहा उन्होंने? ओपीएस की बात की। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और अब झारखंड में भी ओपीएस लागू हो चुका है। तो थोड़ा सा आप अपनी भी सोच इन बातों पर अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चल जाएगा कि खोखली बातें कौन करता है और जो सचमुच आपके लिए काम करना चाहता है वो कौन है। कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखें, वाईएस परमार जी को, वीरभद्र सिंह जी को, ठाकुर रामलाल जी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहां किसने बनाई? आईआईटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किसने दी? सोलन में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी किसने बनाई? क्या इन लोगों ने बनाई? कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने? आप बताइए, सोच लीजिए। शिमला, कांगड़ा, नाहन, चंबा, मंडी में मेडिकल कॉलेज किसने बनाए? क्या इन्होंने बनाए? नहीं बनाए। क्या जो ये सब कराते हैं, अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों का फायदा करते हैं, ठीक है, फायदा करिए अपने मित्रों का, लेकिन उससे कुछ रोजगार तो बने। क्या एक भी रोजगार बना है? क्या इन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने आपको एक भी रोजगार दिया है? लेकिन जो पीएसयू ये बेच रहे हैं उससे आपको रोजगार मिलता था ना। जो मेडिकल कॉलेज हैं वो आपका हुनर बढ़ाएंगे ना। शिक्षा के संस्थान हैं वो आपको आगे बढ़ाएंगे ना। उद्योग धंधे किसने बनाए यहाँ हिमाचल में? कांग्रेस ने आपका विकास किया, सच्चाई से किया। मैं ये नहीं कहती हूं कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा किया, हो सकता है इसमें बीच में कुछ गड़बड़ भी हुई होगी, कई बार आप दुखी भी हुए होंगे, नाराज भी हुए होंगे हमारे नेताओं से, लेकिन नीयत साफ थी। गलतियां हो सकती हैं लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। तो आज इस मंच पे खड़े होकर मैं आपको कहना चाहती हूं कि भाजपा के नेताओं की नीयत देखिए आपने। चुनाव से पहले कुछ, चुनाव के बाद कुछ। चुनाव के समय उन बातों पर ध्यान आकर्षित करेंगे जिनसे आपके विकास का कोई मतलब नहीं है, उनकी राजनीति से जरूर मतलब है। चुनाव के बाद जो आपका हक है वो बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिलता है, जो आपका हक है आपसे छीना जाता है, जो आपके अधिकार हैं वो आपको मिलते नहीं हैं। तो आप सोचिए कि आगे 5 सालों में आप क्या चाहते हैं। आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जिसने 63,200 करोड़ हिमाचल पर कर्ज ले लिया। आज हिमाचल प्रदेश कर्ज में है। इतने करोड़ों रुपए का कर्ज है। आपका पैसा, हिमाचल का पैसा
आपके रोजगार, आपके कारोबार, आपका विकास, आपके पेंशन, उसमें नहीं खर्च हुआ ये सब पैसा, तो कहां गया? आप पूछिए, सवाल उठाइए। ये हिमाचल का पैसा था, हिमाचल के लोगों का पैसा था, आपकी पहचान बनी थी, इस प्रदेश से बनी है, आप गर्व हैं इस देश के। यहां इतने फौजी हैं, इतने लोग हैं जो हमारी सरहद पे खड़े होते हैं, शहीद होते हैं हमारे लिए, हमें गर्व है आप सब पर। लेकिन आप सही सवाल करिए, जो भी नेता आपके सामने आए उससे सही सवाल करिए। पढ़ी लिखी जनता है, सब समझते हैं आज ये समय आ गया है बदलाव के लिए। इस बात को ठीक तरह से समझ लीजिए, वरना 5 साल और गुजर जाएंगे लेकिन आपका कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसे नेता जो कभी अपने घर से निकलते नहीं हैं, जो आपकी समस्याओं को ना समझना चाहते हैं ना सुलझाना चाहते हैं, इनका आपका कोई फायदा नहीं होगा, इनसे कोई काम नहीं है इनका आपके लिए। तो मैं फिर से कहना चाहती हूं कि जो रिश्ता कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, जो मेरे परिवार के सदस्यों का आपके साथ रहा है, उसको निभाना जरूरी है। आप सबसे मैं कह रही हूं, और मैं आपसे कहना चाहती हूं जो जनता यहां बैठी है, कि उस रिश्ते को निभाने के लिए दो तरफ आपको भी निभाना पड़ेगा, हमें भी निभाना पड़ेगा। हम अपना इन्हें कर्तव्य का पालन करेंगे, आपके लिए जी जान एक करेंगे, आपके विकास के लिए काम करेंगे। आप जागरूक बन जाओ, हमारे लिए नहीं, सत्ता के लिए नहीं, अपने आप के लिए। जितने भी पढ़े लिखे नौजवान यहां हैं, आप समझ लो कि आपके भविष्य की बात है। अपने भविष्य को बहुत ही संजीदगी से लीजिए, आगे क्या चाहते हैं सोच समझकर अपना वोट दीजिए। आपने कहा कि 3 बजे ही शायद आचार संहिता लागू होने वाली है, चुनाव एकदम आ गया है। अब आप सबकी बातें सुनिए, उनका आकलन खुद करिए, सोच समझकर अपना वोट डालिए। आप कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे तो ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। आपको निष्ठावान नेता मिलेंगे, आपको ऐसे नेता मिलेंगे जो आपको सर्वोपरि रखेंगे। तो मेरी बातों पर आपने इतना ध्यान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं। देवभूमि को प्रणाम करते हुए परिवर्तन की प्रतिज्ञा के साथ मैं ये अपना भाषण समाप्त करती हूं, और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप सही निर्णय लेंगे, आप सही निर्णय लेंगे और आप यहां पे बदलाव फिर से लाएंगे। जय हिंद।